हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल जी के भाई मालाराम सर पर। देखो, जैसे कि आप सभी को पता है, हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम है 21-22 अक्टूबर को। उसी को देखते हुए हमारी पूरी टीम ने पिछले 20 से 21 दिन से आप सभी को मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए थे। मैं आपको लगातार मैथ के मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। हमारा ये मैथ का 10वां मॉक टेस्ट होगा और मेरे मॉक टेस्टों की विशेषता ये होने वाली है कि हमारे पास मैथ के 15 क्वेश्चन होंगे और लगभग 14 से 15 चैप्टर होंगे, यानी हर टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उन सभी को मैंने टारगेट किया है। ये सभी क्वेश्चन या तो पीछे पूछे गए हैं या जिनके आगे आने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी होने वाले हैं। अगर आप इन सभी क्लास को देख कर जाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप मैथ में ज़रूर 14 से 15 क्वेश्चन करके आएंगे और आपका अच्छा स्कोर होगा, जिससे आप अपनी एक सीट पक्की करेंगे। अब हम आज के मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 100 में सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। हमारे पास संख्या है 100 और 100 में हमसे पूछा गया है कि इसमें इवन फैक्टर कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे। तो जब भी हम फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले इसके जब प्राइम फैक्टर की बात करेंगे 100 की, तो 100 को सबसे पहले जब हम 2 से करते हैं कितनी बार में जाता है, 50 बार में। उसके बाद फिर 2 से करेंगे 25 बार में, 5 से करेंगे 5 बार में और 5 को 5 से करेंगे 1 बार में। तो हमारे पास संख्या है 100। तो 100 को हम लिख सकते हैं कि 2 हमारा कितनी बार आया, 2 बार, मतलब 2 की पावर 2, और 5 भी कितनी बार है, 2 बार। तो 100 के हमारे पास फैक्टर बनते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अब हमें निकालने हैं सम, कैसे गुणनखंड, सम। तो जब भी हम सम गुणनखंड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने देखा हमारे पास संख्या 2 है, 2 हमारा सम है। तो सम का नियम क्या कहता है, जो भी हमारे पास सम फैक्टर है उसकी पावर हमें सेम रखनी है। तो इसकी पावर हमारे पास कितनी है, 2। तो 2 को हम सेम रखेंगे। उसके बाद हमें गुणा करनी है। आगे हमारे पास पावर कितनी है, 2, और इसमें हमें 1 ऐड करना है। तो हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 2 गुणा 2 और 1 बनेगा 3, तो कितना बनेगा, 6। तो हमारे पास जो संख्या 100 है उसमें सम फैक्टर कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। देखो दोबारा से देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि जो सम संख्या है उसकी घात कितनी है। सम संख्या हमारी 2 है, इसकी घात कितनी है, 2 है। तो सम संख्या की घात कितनी भी उसको हमें सेम रखना है और उसको गुणा करना है किससे, आगे हमारे पास जो भी फैक्टर है उसकी जो पावर होती है उसमें 1 ऐड करके, तो पावर है 2 और 2 में हम 1 को ऐड करेंगे, कितना बनेगा, 3, और 3 को 2 से करेंगे 6। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 6। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 4 गुणा 4 में शून्यों की संख्या क्या होगी। हमारे पास ये संख्या गुणा में और हमें पूछा गया कि इनमें नंबर ऑफ जीरो क्या होगी, यानी शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो जब भी देखो हम शून्य की बात करते हैं तो शून्य हमारे पास डिपेंड करता है 5 और 2 पर। किस पर डिपेंड करता है, 5 और 2 पर। तो देखो हमने देखा कि हमारे पास 5 है और 2 तो नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4। हमारे पास क्या है, 4 है। और देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। और 5 हमारे पास 1 बार है। अब देखो 1 5 और 1 2 मिलकर, 1 5 और 1 2 मिलकर हमारे पास 1 जीरो का निर्माण करते हैं, यानी 5 को 2 से करेंगे कितना बनेगा, 10। यानी 1 5 और 1 2 से हमारे पास 1 जीरो का निर्माण होता है। अब आगे हमारे पास 2 तो है लेकिन क्या नहीं है, 5 नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, संख्या में जितनी बार 5 के फैक्टर हुए, जितनी बार 5 के फैक्टर हैं उतनी ही शून्यों की संख्या होगी। तो हमारे पास 5 कितनी बार है, 1 बार है। कितनी बार है, 1 बार है। अब 2 तो हमारे पास 2 बार है। अब 2 शून्य कब बनाएगा, जब 1 और हमारे पास 5, लेकिन 5 अगर हमारे पास 1 है तो हमारे पास शून्य कितना होगा, तो हमारे पास शून्य होगा 1। कितना होगा, 1 होगा। तो हमारे पास संख्या क्या, हमारे पास संख्या है 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 4 गुणा 11। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अगर हम सीधा भी करते हैं ना, 5 को 4 से हमारे पास बनता है 20, इसके अलावा जीरो कहीं नहीं बनेगा और जीरो हमारे पास 1 ही बनता है। तो इसमें जीरो कितना बनेगा, 1 बनेगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ है 240 और 8 है। हमारे पास एलसीएम है 240, एलसीएम है 240 और एचसीएफ कितना है, हमारे पास एचसीएफ है 8। उसके बाद हमारे पास दे रखी है पहली संख्या, क्या दे रखी है, पहली संख्या। वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 48 है। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है दूसरी संख्या। तो देखो हमारे पास एलसीएम भी है, एचसीएफ भी है और एक संख्या भी है। हमें दूसरी संख्या निकालनी है। इनका हमारे पास रिलेशन होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम हमारे पास है 240, एचसीएफ हमारे पास 8 है, संख्या हमारे पास 48 है और दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो 8 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। इसको 6 से काटेंगे कितनी बार में, 4 बार में, और एक हमारे पास 0 है। तो हमारे पास दूसरी संख्या कितना मिलेगी, दूसरी संख्या हमारे पास कितना बनेगी, 40 बनेगी। तो जब भी हमारे पास एलसीएम हो 240, एचसीएफ हो 8 और एक संख्या अगर 48 है तो दूसरी संख्या कितनी मिलेगी हमें, हमें मिलेगी 40। हमारे पास रिलेशन होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसके बाद आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5, 20, 25, 30, 35, 40 में 12वां पद कौन सा होगा, कौन सा पद भाई, 12वां पद। तो 12वां, जब भी 12वें पद की बात करें हम इसको लिख लिया A12, क्या लिख लिया A12, A12 का मतलब हमारा 12वां पद। और देखो जब हम, ये हमारे पास एपी का क्वेश्चन है, A12 को हम किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे A+11D, क्या लिखेंगे A+11D। अब देखो मैंने A+11D क्यों लिखा, अगर हमारे पास 50 पद होते तो मैं लिखता A+49, A+49। अगर मेरे पास 1000 पद होते तो मैं लिखता A+999। ए का मतलब क्या होता है, पहला पद। तो पहला पद हमारे पास कितना है 15 + 11। डी क्या है, इन पदों का अंतर है। तो देखो 20 और 15 का अंतर कितने का है, 5 का। 25 और 20 का अंतर कितना है, 5। तो डी हमारा कितना है 5। तो हमारे पास बनेगा 15 + 11 को अगर 5 से करेंगे कितना बनेगा 55। तो 55 और 15 कितना बनेगा 70, कितना बनेगा 70 बनेगा, कितना 70। तो हमारा 12 पद कितना होगा 70 बनेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एक घनहाब की लंबाई 15% बढ़ाई जाए। हमारे पास कोई कीबोर्ड है जिसकी लंबाई को हम 15% बढ़ा रहे हैं। आगे हमारे पास है इसकी चौड़ाई को 10% कम किया जाए, कितना कम किया जाए 10% कम किया जाए तो क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा। तो हमारे पास जो लंबाई है, लंबाई में हमें 15% की वृद्धि करनी है, वृद्धि की मतलब हम प्लस कर रहे हैं। और हमारे पास बरीत यानी चौड़ाई कितनी है 10%, उसमें हम कमी कर रहे हैं तो साइन किसका लेंगे माइनस। अगर वृद्धि कर रहे हैं तो साइन किसका लेंगे प्लस का लेंगे, और अगर कमी कर रहे हैं साइन किसका लेंगे माइनस का। अब हमें देखो क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि क्षेत्रफल में बदलाव क्या होगा। तो जब भी देखो डायमेंशन से यानी लेंथ और ब्रेथ से हमसे अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो मैंने आपको पहले भी बता रहा है, हम इसमें यूज करेंगे सक्सेसिव मेथड का। किसका, सक्सेसिव मेथड। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस लेंथ इंटू ब्रीथ अपॉन 100, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई बटे 100। अब हमारे पास लेंथ कितनी है, हमारे पास है 15, उसके बाद ब्रीथ कितनी है -10 प्लस लेंथ हमारे पास 15, ये हमारे पास -10 और बटे कितना है 100। तो 0 से 0 कैंसिल, अगर 2 से काटेंगे 5 से काटेंगे 2 बार में और 5 से काटेंगे 3 बार में। प्लस के 15 माइनस के 10 कितना बचेगा, प्लस का 5 प्लस उसके बाद ये देखो प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस, प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस, और 3/2, 3/2। तो हमारे पास है 5 - 3 को अगर हम 2 से भाग देंगे ये बनेगा 1.5, कितना बनेगा 1.5। और 5 में से अगर हम 1.5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3.5, और साइन किसका बनेगा प्लस का। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल उसमें कितनी वृद्धि होगी, वो हमारे पास होगी 3.5% की वृद्धि होगी, यानी 3.5% की वृद्धि होगी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि एक विक्रेता एक मोबाइल को रुपए 1500 में खरीदता है, यानी कोई दुकानदार है वह क्या करता है, मोबाइल खरीदता है और मोबाइल बेचता है। वह किसी मोबाइल को 1500 रुपये में खरीदता है और 1050 रुपये में बेच देता है, तो उसकी हानि परसेंट क्या होगी। तो देखो उसने मोबाइल को कितने में खरीदा 15 में, यानी मोबाइल का सीपी कितना, सीपी हमारे पास है 1500। बेचा कितने में, बेचा उसने 1050 में, एसपी हमारे पास है 1050। अब देखो हम किसी वस्तु का अगर 1500 रुपये में खरीदेंगे और 1050 में बेचेंगे तो हमें क्या होगी, हमें हानि होगी, क्या होगी हानि। और जब हम हानि लॉस की बात करते हैं तो हम सीपी में से एसपी को क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी क्रय में से विक्रय को माइनस करेंगे। हमारे पास कितना है
1500, इसमें से हमें माइनस कितना करना है 1050, कितना माइनस करना है 1050, तो कितना बचेगा, ये हमारे पास बनेगा 350। तो उसको कितने की हानि होगी, उसको हानि होगी 350। क्या वो हानि परसेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, हानि परसेंट की बात कर रहा है। अगर देखो सॉरी कितना है, ये 1500 है ना, 1500 और ये 1050, ये बचेगा 450, कितना बचेगा 450। 1500 में वो खरीदता और 1050 में अगर बेचता है, तो 1500 में हम अगर 1050 को माइनस करें कितना बचेगा 450। तो अगर रुपए में बात करें तो उसको हानि कितने की होगी, 450 की होगी। वो हानि परसेंट की बात कर रहा है, किसकी, हानि परसेंट। तो हानि परसेंट हमारे पास क्या बनती है, हानि परसेंट हमारे पास होती है हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा कितना बनेगा 100%। तब उसको हानि कितनी की हुई, हानि उसको हुई 450। किस पर होती है, हानि की बात करें चाहे लाभ की बात करें, हानि हमेशा, लाभ हमेशा होता है क्रय मूल्य पर, सीपी पर। सीपी कितना है हमारे पास है 1500 और गुणा कितना बनेगा 100%। तो 0 से 0, 0 से 0, 5 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। इसको 5 से काटेंगे कितनी बार में, 9 बार में। तो हमारे पास बनेगा 90/3%। और 90 को भी अगर 3 से काटेंगे कितना बनेगा 30%। तो उस दुकानदार को कितने परसेंट की हानि होगी, दुकानदार को 30% की हानि होगी। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, रुपये 4000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का ब्याज क्या होगा। और ब्याज हमारा कौन सा है, साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज। रुपये हमारे पास कितने हैं, रुपये हमारे पास हैं 4000। दर कितनी है, दर हमारे पास है 5% वार्षिक और समय हमारे पास 4 साल, हमें निकालना है ब्याज। तो हमारे पास साधारण ब्याज का सूत्र होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। एंड साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो हमारे पास राशि, हमारे पास मूलधन कितना हमारे पास है 4000, दर कितनी है 5, समय हमारे पास है 4 और बटे कितना बनेगा 100। तो 0 से 0, 0 से 0, ये हमारे पास है 40 गुणा 5 को अगर 4 से करेंगे कितना बनेगा 20। तो ये बनेगा 2 0 और 4 को 2 से करेंगे 800। तो ब्याज हमें कितना मिलेगा, ब्याज हमें मिलेगा 800। जब भी हम बात करें कि हमारे पास राशि कितनी है, राशि हमारे पास 4000 है, ब्याज हमारे पास दर है 5% और कितने वर्ष की बात कर रहे हैं 4 की। तो साधारण ब्याज हमारे पास उत्तर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखो मूलधन हमारे पास कितना है 4000, दर कितनी है 5 और समय कितना है 4 और बटे 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बनेगा, ये हमारे पास है 40 और 5 को 4 से करेंगे 20। अब 40 को 20 से गुणा करेंगे कितना बनेगा 800। तो कितना बनेगा, साधारण ब्याज बनेगा 800। आगे हम बात करें प्रथम 150, प्रथम 150 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो देखो जब भी हम पूर्ण संख्याओं के औसत की बात करें, जब भी हम पूर्ण संख्याओं के औसत की बात, हमें करना क्या है, जितनी भी संख्या हो, संख्या में से हमें 1 को माइनस करना है, उसके बाद हमें उसको 2 से भाग करना है। जैसे हम 1 माइनस करके 2 से भाग करेंगे तो हमें पूर्ण संख्याओं का क्या मिलेगा, औसत मिलेगा। अब हमारे पास क्या है, संख्या हमारे पास 150 है, इसमें से हमें 1 माइनस करना है और 2 से क्या करना है, हमें 2 से इसको हमें भाग करना है, क्या करना है, भाग करना है। तो 150 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे कितना बनेगा 149 और 149 किससे भाग देंगे 2 से, 2 से काटेंगे तो 2 साते 14, 2 चौका 8 और 2 पंजू 10। तो कितना बनेगा हमारे पास औसत, कितना बनेगा औसत बनेगा 74.5, कितना बनेगा 74.5। तो जब भी हम पूर्ण संख्या के औसत की बात करें तो जितनी भी संख्या है, जैसे संख्या कितनी 150, उसमें से हमें 1 को माइनस करना है। तो 150 में से हम 1 को माइनस करें कितना बनेगा 149, उसके बाद किससे भाग देना है 2 से। अब 149 को 2 से भाग देंगे कितना बनेगा 74.5। तो जो प्रथम 150 पूर्ण संख्या है उनका औसत कितना बनेगा 74.5 बनेगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2 और 7 का वर्ग अनुपात। अब वर्ग क्या होता है, जब भी हम
किसी संख्या के वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग का मतलब उस संख्या को खुद से गुणा करते हैं। कितनी बार? 2 बार। जैसे हमारे पास कोई संख्या 4 है तो 4 के अगर वर्ग की बात करें तो 4 को 4 से गुणा करते हैं, कितना बनता है? 16 बनता है। हमारे पास 9 है तो 9 के वर्ग की बात करते हैं तो 9 गुणा 9 यानी 81। तो जब भी वर्ग की बात करते हैं तो संख्या को खुद से गुणा करना है। अब हमारे पास क्या है? 2 और 7 है। वर्ग की बात करेंगे तो इसकी पावर कितनी बनेगी? 2। तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। और 7 का कितना होता है? 49। कितना होता है? 49। क्यों? देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, तो कितना बनेगा? 4:49। तो जब भी हम बात करें कि 2 और 7 का वर्गा अनुपात कितना होगा तो हमारे पास बनेगा 4:49। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है इसमें, एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे? हमारे पास 2 आदमी हैं, ए और बी। ए किसी काम को अगर कितने दिन में करे? 12 दिन में। तो बी उसी काम कितने दिन में करता है? 16 दिन में। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि यदि वो दोनों एक साथ उस कार्य करने में लग जाएं तो वह कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा? तो सबसे पहले हमारे पास ए है। ए कितने दिन में करता है? ए करता है 12 दिन में और बी कितने दिन में करता है? 16 दिन में। तो हमारे पास समय है 12 और 16। तो देखो वर्क और टाइम यानी समय और कार्य के मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं कि जब भी हमारे पास समय हो सबसे पहले हमें निकालना है कुल कार्य। क्या निकालना है? कुल कार्य। और कुल कार्य में हमें करना क्या होता है? हमें दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना होता है। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है 16 और 12। तो दोनों का हमने एलसीएम कितना ले लिया? 48। 48 क्यों लिया? देखो 48 12 से कटता है 4 बार में। कितनी बार में? 4 बार में। और 16 से कटता है 3 बार में। अब देखो एलसीएम हम क्या लेते हैं? एलसीएम उसी संख्या को लेते हैं जो अगर हमारे पास 2 संख्या हो, दोनों संख्याओं से कटे, 3 संख्या हो तो 3 संख्या से कटे। तो हमारे पास कुल कार्य कितना है? कुल कार्य हमारे पास 48। कितना है? 48 है। ये उनका क्या है? उनके द्वारा लिया गया समय है। कहने का मतलब जो हमारे पास ए है वो 12 दिन में कितना काम करता है? 48। और बी 16 दिन में कितना काम करता है? 48। उसके बाद हमें करना क्या होता है? इनकी क्षमता निकालनी होती है। क्षमता का मतलब क्या होता है? इनका एक दिन का काम निकालना होता है। यानी यदि ए 12 दिन में 48 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? तो 48 को 12 से भाग दें, कितना बनेगा? 4। तो एक दिन में कितना काम करेगा? वो 4 काम करेगा। अगर हम बी की बात करें तो बी 16 दिन में 48 काम करता है, एक दिन में कितना करेगा? 48/16 यानी 3 काम करेगा। तो ए एक दिन में कितना करता है? 4। बी कितना करता है? 3। अगर दोनों की बात करें कि दोनों एक दिन में कितना करेंगे तो 4 और 3 कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 7 काम करेंगे। हमें कुल काम कितना करवाना है? हमें कुल काम कराना है 48। कितना काम? 48। और एक दिन में कितना करते हैं? 7। तो दोनों कितने दिन में काम को करेंगे? दोनों हमारे पास करेंगे 48/7 दिन में। कितने दिन में? 48/7 दिन में। तो देखो जो जो कॉन्सेप्ट पेपर में पूछे जाते हैं वे सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपकी इस क्लास में बता दिया। तो आप अधिक से अधिक इस क्लास को देखें ताकि आपको लाभ मिल सके। और देखो मैंने लगभग 10 मॉक टेस्ट करवा दिए। आपको पेपर तक मैं 10 मॉक टेस्ट और करवा दूंगा, 20 हो जाएंगे। और देखो अगर आप इन 20 के 20 मॉक टेस्टों को पक्के करके जाते हो तो मैं देखो कंफर्म करता हूँ कि 100% मेरा वादा है कि 14 क्वेश्चन तो इनमें से आएंगे। कितने क्वेश्चन? 14। भाई मैं 15 की नहीं, मैं 14 की बात कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ते हो तो 14 क्वेश्चन तो इनमें से आएंगे आएंगे। और अगर आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे तो आप एक क्वेश्चन को आप खुद भी करेंगे। यानी 14 से 15 नंबर काम आपको इस 20 क्लास में मिलेगा। तो अब अगर किसी ने अभी भी क्लास को नहीं देखा तो आप अधिक से अधिक देखें। और देखो आपको सिलेक्शन देखो अब की बार हमारी साइंस भी आ रही है, इंग्लिश भी आ रही है। अगर दूसरे बच्चों से आपको आगे निकलना है तो आपको मैथ में कम से कम 14 नंबर लेने ज़रूरी हैं। तो आप अधिक से अधिक चैनल से जुड़े, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।